चलिए बच्चों, आज हम सभी लोग भाषा बोध का अध्ययन करते हैं। भाषा बोध से कुल 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें शब्द, जिसमें क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात, शब्द युग्म, वाक्य परिचय, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन सम्मिलित है। इस पूरे टॉपिक से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन अवश्य कर लें। परीक्षा में पूर्ण अंक पाने के लिए यह सबसे सरल और सहज तरीका है। चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित है। पहला प्रश्न है, वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत के ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं कहलाते हैं। आप विचार करिए, इसका उत्तर क्या होगा। पहला विकल्प है विदेशी शब्द, दूसरा क्षेत्रीय शब्द, तीसरा तकनीकी शब्द, चौथा निपात शब्द। इसका उत्तर होगा बच्चों क्षेत्रीय शब्द, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं। तो जो ऐसे शब्द होते हैं वह क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर, निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है। देखिए विकल्प देखिए, ठीक, लगभग, करीब, काश। देखिए इसमें आप अगर विचार से देखेंगे तो इसमें लिखा है अवधारणा बोधक, जिससे कोई अवधारणा निश्चित होती हो, ऐसे निपात शब्द नहीं हैं। तो इसमें ठीक भी, लगभग भी और करीब, ये तीनों अवधारणा बोधक शब्द हैं। इसका उत्तर होगा काश। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। जो एनसीईआरटी परीक्षा पैटर्न होता है उसमें पाठ के बाद में दिए गए निश्चित किए गए प्रश्नों के अतिरिक्त भी पाठ के भीतर से प्रश्न निश्चित कर दिए जाते हैं। इसलिए आपको पाठ के भीतर के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात शब्द है। देखिए अभी यहाँ पे पूछा था कि अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, अब यहाँ पूछ रहा है कि काश कौन सा निपात शब्द है। अब यहाँ हमें बताना है कि काश कौन सा निपात शब्द है। सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक, प्रश्न बोधक, निषेधात्मक निपात। तो इसका उत्तर होगा विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है। देखिए हमें यहाँ तकनीकी शब्द छांटना है। आ है अंगोछा, बा है रेखा चित्र, सा है अभिकर्ता, दा है आयोग। इनमें से वह शब्द बताना है जो तकनीकी शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर होगा अंगोछा। अंगोछा तकनीकी शब्द नहीं है, यह क्षेत्रीय शब्द है। जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं, संबंध शास्त्र या विज्ञान के प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके कहलाते हैं। ये ध्यान दीजिए कि इसमें यह कह रहा है कि जो विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं। बच्चों ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं, जो किसी विशेष विषय से या किसी विशेष शास्त्र से संबंधित होते हैं, उन शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। राष्ट्रभाषा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। संपर्क भाषा। इसका उत्तर होगा संपर्क भाषा। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आप भी इन ऑप्शनों से देखिए कि क्या हो सकता है। पहला है नेशनल लैंग्वेज, दूसरा है ऑफिशियल लैंग्वेज, तीसरा वर्किंग लैंग्वेज, चौथा कॉमन लैंग्वेज। इस चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा, आप भी विचार करिए। प्रश्न है राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं। इसका उत्तर होगा बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। प्रश्न नंबर 8 है, राज्य विशेष में कामकाज की भाषा कहलाती है। फिर से प्रश्नों का देखिए पैटर्न कैसे चेंज होता है। राज्य विशेष में कामकाज की भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, राजभाषा। राज्य में जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। बच्चों ऐसा भी पूछ सकता है कि वाक्य किसे कहते हैं। देखिए ये सारे प्रश्नों से ही अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए आप इसके तत्व को समझ लीजिए। इसमें लिखा है शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को
कहा जाता है वाक्य। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि वाक्य किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रश्न 11, रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं 3। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये महत्वपूर्ण है। ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छाएं, आशीष प्रकट होता है वे वाक्य कहलाते हैं। जिसमें प्रार्थना, इच्छा और आशीष प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। समझ गए? अब प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। आ है वाक्य, बा है वाक्यांश, सा है मुहावरा, दा है लोकोक्ति। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आप विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा वाक्य। प्रश्न नंबर 15 है, वह अच्छा खेला परंतु हार गया। ये वाक्य है एक। इसमें हमें बताना है यह वाक्य कैसा वाक्य है। आ है संयुक्त वाक्य, बा है सरल वाक्य, सा है प्रश्नवाचक, दा है नकारात्मक वाक्य। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? वह अच्छा खेला परंतु हार गया। यहाँ संयुक्त वाक्य होगा बच्चों। अंगार उगलना का अर्थ है, अंगार उगलना का अर्थ है, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है इस पर आप विचार करिए। पहला है आ नंबर आग लगना, आग लगाना, बा नंबर भयंकर गर्मी, सा है गाली देना, दा है कठोर वचन कहना। इसका उत्तर होगा कठोर वचन कहना। आग अंगार उगलना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है कठोर वचन कहना। 17 नंबर है, आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ है। आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है? देखिए, आ नंबर धोखा खाना, बा कुछ समझ ना आना, सा अभिमान करना, दा निर्लज्ज होना। इसका उत्तर क्या होगा? सा नंबर अभिमान करना। आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ होता है अभिमान करना। आंधी के आम का अर्थ है, यह बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। आंधी के आम का अर्थ है आ सस्ती वस्तु, बा उपहार में प्राप्त वस्तु, सा कठिनाई से प्राप्त वस्तु, दा दुर्लभ वस्तु। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सस्ती वस्तु। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, मंत्र फूंकना का अर्थ है। मंत्र फूंकना का अर्थ होता है आ है पवित्र बनाना, बा है भलाई का ढोंग करना, सा है प्रेरणा देना, दा है बरगलाना। आप विचार करिए इसका उत्तर क्या होगा? मंत्र फूंकना मुहावरे का अर्थ होगा बरगलाना। प्रश्न नंबर 20 है, मक्खी पर मक्खी मारना का अर्थ है। मक्खी पर मक्खी मारना, छोटी बात को बड़ा देना, ज्यों की त्यों नकल करना, समय व्यर्थ खो देना, निरर्थक काम को लगातार किए जाना। इस मुहावरे का अर्थ होगा निरर्थक काम को लगातार किए जाना। खुलेआम खुले खजाने का अर्थ है। खुलेआम खुले खजाने का अर्थ है मुंहफट होना, व्यर्थ की बातें करना, बेशर्म होना, सबके सामने प्रकट रूप में। विचार करिए इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा सबके सामने प्रकट रूप में। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न नंबर 22, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न नंबर 23 है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। ये मुहावरा और लोकोक्ति से एक प्रश्न निश्चित तौर से पूछा जाएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, इनका अर्थ आप लोग अवश्य जान लें। प्रश्न नंबर 23 है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसमें स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। इसका उत्तर होगा प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। प्रश्न नंबर 24 है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है, आप लोग भी बताइए। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है,
उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति छोड़ व्यापार में लग जाना। इसका उत्तर होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ है। ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ है। प्रश्न नंबर 25 है। इसका अर्थ आ है यत्न पूर्वक रखना, बा है सदा एक सा है उठपटांग काम करना, दा है अनुरूप बनाना। इसका अर्थ आप लोग बताइए। सदा एक सा, ढाक के वही तीन पात। इन सभी मुहावरों को महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, इनको आप लोग अवश्य देखिएगा। अब हम महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों की ओर चलते हैं। ये अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है बच्चों, इनसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। देखिए, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय शब्द। किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तकनीकी शब्द। वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय शब्द कि निपात शब्द? इसका उत्तर होगा निपात शब्द। वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तकनीकी शब्द। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए मैं भी शब्द है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, इसमें भी क्या है? यौगिक है या निपात है? इसका उत्तर होगा यह निपात है। वर्षा से नदियों का तीव्र हो जाता है, क्या? प्रवाह या प्रभाव? इसका उत्तर होगा प्रवाह। भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष बहुत होती है, क्या? क्षति या क्षति? इसका उत्तर होगा क्षति। बहुत धैर्य से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। हमें पान से सदैव बचना चाहिए, क्या पान से? मध्य या मद्य? मद्यपान से। आजकल अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बीज बोया जाता है, कैसा बीज बोया जाता है? बताइए कैसा बीज बोया जाता है? संकर, ये वाला संकर, ये वाला संकर नहीं। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। कौन सा शब्द युग्म कहते हैं बच्चों? उसे कौन सा शब्द युग्म कहते हैं? पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्द युग्म। वाक्य है सार्थक शब्द समूह, निरर्थक शब्द समूह। वाक्य है सार्थक शब्द समूह। वह कहाँ गया है? वाक्य है वह कहाँ गया है। वाक्य है निषेधवाचक या प्रश्नवाचक? इसका उत्तर होगा प्रश्नवाचक। वाक्य में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, किसमें? संकेतवाचक वाक्य में या विधिवाचक वाक्य में? विधिवाचक वाक्य में। जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह कहलाता है, तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। हाय मैं लुट गया, वाक्य है विस्मयादिबोधक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य? इसका उत्तर होगा विस्मयादिबोधक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादिवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो चिन्ह है ये विस्मयादिवाचक चिन्ह है। एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न तथा चमत्कारिक एवं विलक्षण होता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है बच्चों? वह कहलाता है मुहावरा। लोक प्रसिद्ध उक्ति कहलाती है लोकोक्ति। देखिए, लोकोक्ति किससे बनी है? लोक धन उक्ति से। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है सफल न होना। एक पंथ दो काज प्रसिद्ध मुहावरा है। एक पंथ दो काज प्रसिद्ध मुहावरा है बच्चों। तन पर नहीं लत्ता पान खाए कलकत्ता का अर्थ है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए कलकत्ता का अर्थ है झूठा दिखावा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यह क्या है? मुहावरा है या लोकोक्ति है? यह लोकोक्ति है बच्चों। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कर्म के अनुसार फल। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग में होता है, किसमें होता है? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग मुहावरे में होता है। इस प्रकार से ये है आपके 25 रिक्त स्थान और 25 बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आगे हम लोग अगली सीरीज में अन्य टॉपिक में भी देखेंगे। धन्यवाद।